हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जो आज का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एससीईआरटी की किताबों पर आधारित बहुविकल्प प्रश्न। आपको जल्दी ही एनआईओएस के भी नोट्स मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि हमें कोई भी हथियार चलाना सीखना पड़ेगा यदि क्या करना है, युद्ध को अपने पाले में जीत में बदलना है। तो क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हारने की सोचा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो सब पा सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि एपीजे कलाम ने कहा है कि जितना आप सोच सकते हैं उतना आप पा सकते हैं। यानी आप जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में घटित नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की श्रृंखला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किससे है, प्रश्नोत्तरी स्वास्थ्य शिक्षा से है। आपको बता दें कि हम क्या कर रहे हैं, 6 to 12 तक की जो बुकें हैं उनका क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जिससे कि हमारे 7000 वाली श्रृंखला चली रही है यूथ की, उसके साथ हमारे ये भी चल रहे हैं। तो जिससे कि हमारे पास बहुत बढ़िया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम इतने कर चुके होंगे कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि हम 10,000 के आसपास तो अमूमन कर जाएंगे। तो हमें खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। यानी इतना रिवीजन हो चुका होगा कि क्वेश्चन आया नहीं कि पेन उस पर राइट पे गया नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ। जो हमारा क्या टारगेट है, केवल 100+, क्योंकि कोई भी कैटेगरी हो अगर आप 100+ के अंदर हैं तो आपसे आपकी सीट कोई छीड़ नहीं सकता, बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। तो ना कट ऑफ के चक्कर में पड़िए, ना किसी कैटेगरी के चक्कर में पड़िए, ना रिजर्व के चक्कर में पड़िए, केवल और केवल एक के चक्कर में पड़िए, वो हमारा 100+। तो आपसे आपकी सीट को कोई छेड़ नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कौन सा भाग, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पाचन तंत्र में रोल नहीं अदा करता है। तो आपकी आहार नली, अग्नाशय, छोटी आंत और फेफड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो फेफड़ा रहेगा। आपको बताते हैं टीबी का जो पेशेंट होता है, यानी क्षय रोग की बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा ही प्रभावित होता है। इसमें जख्म हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी खांसते खांसते खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का भाग नहीं है। अभी भी आहार पाचन तंत्र का भाग नहीं था, अब आहार नाल का। तो मुख होता है, क्योंकि मुख ही पहला मैन मुख से जाता है। ग्रसनी होता है, अमाशय होता है, यकृत नहीं है। किसका भाग, आहार नाल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है। तो पहला प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ये तीनों के तीनों हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। पहले तो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं। ये 1 ग्राम में कितना देता है, 4 देता है। 1 ग्राम में 4 देता है। जब किसकी बात करें, वसा की, तो ये 1 ग्राम में 9 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, निर्णामक तत्व। यानी क्या करता है, ये टूट फूट और मरम्मत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टूट फूट और मरम्मत तथा नई कोशिकाओं का उत्पन्नी, यानी उन्हें नई कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों तथा दांतों की मजबूती के लिए विशेष आवश्यक होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो पहला ऑप्शन आमाशय, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत और चौथा ऑप्शन है मलाशय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा छोटी आंत। आहार नाल के जितने भी पार्ट हैं, यानी आहार नाल में जितने भी पार्ट शामिल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लंबा मार्ग होता है वो छोटी आंत का होता है, क्योंकि इस तरह जो गुच्छे से बने होते हैं पेट में तो पता नहीं होता, बट ये इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ये आपकी बड़ी आंत होती है जो इसे इस तरह से घेरे हुए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम यानी कीड़वन पाया जाता है। तो टाइलिन जो है मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम किस रस में मिलता है। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि टाइलिन हमें कहाँ मिलता है, तो लार में मिलता है हमें टाइलिन। मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं मनुष्य के मुख में। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अगर पाचन की बात की जाए तो ये कहाँ से आरंभ होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन।
तो यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये मुखवा से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना। नेक्स्ट चलते हैं, अमाशय का आकार कैसा होता है, तो लंबा, गोल, खोखला, थैली या मशक जैसा। तो यहाँ पे थैली या फिर मशक जैसा होता है अमाशय का आकार। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, गृहिणी में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो जब ये ग्रसनी में होता है भोजन, उसके बाद कहाँ जाता है, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो होता है अमाशय में जाता है ग्रसनी के बाद भोजन। रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनाता है, तो क्या बनाता है, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। रेनिन क्या काम करता है, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन जो है उसको अलग कर देता है रेनिन नामक एंजाइम। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, पित्त रस में, आंतरीय रस में, अग्नाशयिक रस में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो बताना है, तो वो हमारा रहेगा यहाँ पे जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन नामक एंजाइम। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त संग्रहण करना, विभिन्न एंजाइम बनाना, पित्त रस बनाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो यकृत है, अगर उसके कार्य की बात की जाए तो पित्त रस बनाना यकृत का कार्य है। ठीक है, पित्त रस बनाना क्या है, यकृत का कार्य है। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि यकृत किस में, तो यहाँ पे जो पहला ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, एंजाइम में और मंड या स्टार्च में। तो ग्लाइकोजन में ये क्या करता है, परिवर्तित कर देता है अतिरिक्त शर्करा जो इसके पास होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, अतिरिक्त शर्करा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन के पाचन से बनता है, तो प्रोटीन के पाचन से क्या चीज़ बनती है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा अमीनो अम्ल बनता है। आपने दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, जिन्हें हम भोजन से ग्रहण करते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं या शरीर में ही होते हैं। वसा के पाचन में से बनता है, तो यहाँ पे वसा जो है उसके पाचन से क्या बनेगा, तो यहाँ पे अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। तो क्या बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। और यहाँ पे क्या था, याद रखिएगा, प्रोटीन के पाचन से जो बनता है वो अमीनो अम्ल है, और वसा के पाचन से जो बनता है वो हमारा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके रिपीटिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है, तो वृद्धि एवं विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए और रोगी से बचाव के लिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है, तो पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा खनिज लवण, चौथा रहेगा विटामिन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन है, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में मुख्य योगदान देता है, तो कौन देता है शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि शरीर का निर्माण पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है तथा विकास पूछ रहा है, तो यहाँ पे मोस्टली रहेगा वो रहेगा प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ जो राइट आंसर था वो था हमारा प्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पतिक स्रोत है सब्जियां, फल, सोयाबीन और आपका सलाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सोयाबीन और वह दाल है। ठीक है, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के मुख्य रूप से होती है मांस से, अंडे से, खाद्यान्नों में शर्करा से। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो खाद्यान्न और शर्करा है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक सेवन करो तो
कौन से रोग अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जब आप अधिक सेवन कर रहे हैं तो आपको जो रोग बनेगा, क्योंकि मधुमेह जब बीमारी होती है तो कार्बोहाइड्रेट का स्तर थोड़ा सा क्या करते हैं, डाउन कर दिया जाता है। प्रोटीन से ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ली जाती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमारा विटामिन ए जो है जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा रखा जाएगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि विटामिन ए है। अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात तो आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे मधुमेह रोग हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हम जो ऊर्जा लेते हैं वो प्रोटीन के सोर्सों से अधिक लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पे जो विटामिन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर है वो हमारा विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा का है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो अभी था, अब नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा जो राइट आंसर रहेगा विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? तो ये जो दूध है उसमें जो प्रोटीन होती है वो सरलतम रूप में होती है, जब तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि ये केसिन के रूप में होती है। केसिन क्या करता है? दूध में प्रोटीन क्या है आपके, केसिन के रूप में होती है। दूध में किस विटामिन का प्राय अभाव ही होता है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो है कि कौन सा विटामिन है जिसका क्या होता है, अभाव ही होता है, वो हम विटामिन सी। क्योंकि दूध में अगर विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो दूध फटने लगेगा, जबकि बॉयल करने के बाद दूध आराम से 12 घंटे तक चल जाता है। फ्रिज में रख दो ठंडे होने के लिए। विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आँख तथा त्वचा के लिए क्या है, ये सर्वाधिक यानी रामबाण उपाय है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे जो रहेगा खुजली, रतौंधी, अतिसार, दंत फोड़ा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है रतौंधी। विटामिन सी में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाएगा किस में पाया जाएगा? तो यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन केला में, आंवला में, अंगूर चना में, गेहूँ में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा विटामिन सी भरपूर मात्रा खट्टे फलों में होती है, तो यहाँ आंवला स्पष्ट दिया गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन वी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मैं यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गहरा रोग हो जाता है। रेबीज क्या है? कुत्ता काटने पर रेबीज नामक उस कुत्ते में क्या था, रेबीज नामक एक टीका भी लगता है, तथा रेबीज नामक जीवाणु होता है जो कुत्ते की लार से मनुष्य में पहुंच जाता है। कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? तो दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में विटामिन सी की ना के बराबर उपस्थिति होती है। कच्चे दूध में अधिक होती है, जबकि बॉयल वाले में विटामिन सी की मात्रा नष्ट हो जाती है। हमें संतुलित आहार देना चाहिए, क्योंकि इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार देना चाहिए। अंकुरित अनाज में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर अनाज अंकुरित है तो उसमें भोजन का कौन सा तत्व पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है राइट आंसर बताया जाएगा तथा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको राइट आंसर इसका जो रहेगा इसमें आपका
ठीक है, अनुकूलित अनाजों में कौन सा विटामिन तत्व पाया जाता है या भोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है? तो वो रहता है सूर्य की किरण है, जिनसे हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। निःशुल्क मतलब निःशुल्क स्रोत रहता है जो प्रकृति से इंसानों को मिला है, या फिर कहें प्रकृति की देन है ह्यूमन के लिए। चलिए, आज हमने अपनी श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है, जो एनसीईआरटी की किताबों से आधारित है, यानी एससीईआरटी की किताबों से आधारित है। जल्दी ही एनआईओएस तथा जल्दी ही एनसीईआरटी की किताबों से भी आपको कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आ सकता है पहले से। इसमें डेट डिसाइड या फिर आपको कहें कि कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो चलिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव क्लास क्या होता है कि कभी कभी किसी कारणवश नहीं हो पाती, स्टार्ट हो जाती है तो इसलिए क्या है, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी है, जिससे कि आपकी तैयारी औरों से बेहतर हो सके। तब तक के लिए बस धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।